हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम 2 सितंबर 2023 का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे। पहले वन लाइनर्स देखेंगे, इसके बाद डिटेल में देखेंगे। आज हम वन नेशन वन इलेक्शन पे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, आपको उसके फायदे घाटे भी गिनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, पता होगा आपको। श्रीहरिकोटा से दैट मीन्स से 2 सितंबर को ही लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान के साथ मैच था, उसके जस्ट पहले लॉन्च कर दिया गया था। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस आपको याद रखने, जैसे ही दिन हम लोग देखते रहेंगे कि आज ये दिन निकल गया, कल वो, वैसे ही उसी हिसाब से आपके ये दिवस आते रहेंगे। अगस्त माह जो अगस्त का महीना था, यूपीआई लेन देन 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। ये करोड़ रुपए नहीं होगा, 1000 करोड़ से ज़्यादा लेन देन हुए हैं। ठीक है, यूपीआई लेन देन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, इनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड, इसमें A+ श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इसके लिए मोदी जी ने इनको बधाई भी दी है। पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी 2024 में केरल द्वारा की जाएगी। क्या है जायद? जहाँ पे जायद लग जाए ना, जायद तलवार जायद, ठीक है। तो ये जायद जो थे ना, शेख जायद अल बिन नाहयान करके कोई व्यक्ति थे, ये थे यूएई के किंग थे। मतलब एक किंग होते हैं, उसी में ही राष्ट्रपति बना देते हैं, वो थे। उनके नाम पे ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो यूएई के साथ केरल में, क्योंकि आप देखोगे कि यूएई में अपने 3 मिलियन से ज़्यादा प्रवासी भारतीय काम करते हैं, और मैक्सिमम कहाँ से हैं? केरला से हैं। ठीक है। थर्मन सनमुगरत्नम, इन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। ये भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के क्या, ये कुछ समय पहले तक तो भारत में ही काम करते थे, भारत से ही पढ़े हैं सब चीज़ें, और सिंगापुर के राष्ट्रपति बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। इम्पोर्टेंट है, बताएंगे डीम्ड विश्वविद्यालय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य M सिंधिया ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं, वहीं पे इन्होंने किया। अधिकतर चीज़ें वहीं करते हैं आजकल आप। सुपर टाइफून साओला दक्षिणी चीन पहुंचा। तो टाइफून याद रखना है, चीनी क्षेत्र में टाइफून बोला जाता है इसको, चक्रवाती है। साओला इसका नाम है, दक्षिणी चीन पहुंचा। तो देखेंगे क्या है इसके बारे में। अप्रैल से जून के बीच में जो तिमाही है, उसमें भारत की वास्तविक की बात हुई, रियल GDP कितनी 7.8% की गति से बढ़ी है। चीन इन सब पीछे छूट गए। भारत के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था कि ये 6.3 के, ऐसा अनुमान लगाया था दुनिया भर ने। दुनिया भर अब अपना अनुमान बढ़ा रही है कि भारत की GDP ग्रोथ जो आपने सोचा उससे कई गुनी ज़्यादा होगी। गुनी नहीं, मतलब कहीं ही ज़्यादा होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहला पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 1 सितंबर को शुरू हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख में पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका नाम है क्लाइमेट फुटबॉल कप। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। और डेनियल मैकगेही, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत सारे एग्जाम्स जो होंगे ना, अगर 5-6 छोटे छोटे एग्जाम हो गए, 1-2 में पूछा जाएगा। डेनियल मैकगेही जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। तो आते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्या है? भारत का अंतरिक्ष मिशन है आदित्य L1, ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। तो कब हुआ है? 11:50 पे। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं जानना है। किसके थ्रू लॉन्च हुआ है ये जानना है। तो PSLV जो मैंने बताया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जहाँ पे पोलर लग जाए, ध्रुवीय लग जाए, वहाँ पे मान लिया करो कि जो ध्रुवीय कक्षाएं होती हैं वो रिमोट सेंसिंग के लिए होती हैं। कोई आपको डेटा इकट्ठा करना है, कोई जानकारी लेनी है, सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी को ऐसे बना लो, ठीक है, ये हो गई पृथ्वी, ध्रुव ये हैं। तो जो ध्रुवीय कक्षा होती है वो ऐसे इसमें ट्रैवल करते इस तरीके से। ठीक है, और जो आपकी ये वाली होती है उसमें ऐसे ट्रैवल करती हैं, जिसको बोलते हैं विषुवत कक्षा, है ना। तो इस ध्रुवीय कक्षा कम ऊंचाई पे होती है, तो कम ऊंचाई की कक्षा में डाल देते हैं, फिर घूमते घूमते धीमे धीमे कक्षा शिफ्ट करते जाते हैं, और इसको जाना है 15 लाख किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर। यहाँ पे आपका लैग्रांजे बिंदु L1 है, उस पर शिफ्ट हो जाएगा। एस्ट्रोसैट, ये एक प्रकार की अंतरिक्ष वेधशाला है। सबसे बड़ी चीज़ है वेधशाला, समझते हो क्या? ऑब्जर्वेटरी, जो ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करती है, डेटा इकट्ठा करती है, उससे फिर यहाँ पे ज़मीन पे बैठे हुए वैज्ञानिक कुछ ना कुछ निकालते हैं। ठीक है,
तो जो एस्ट्रोसैट भारत ने 2015 में लॉन्च किया था, उसके बाद ये आदित्य L1 दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला मिशन है। मतलब जमीन पे तो बहुत सारी वेधशालाएं हैं भारत की, लेकिन अंतरिक्ष में जो वेधशाला है तो पहले एस्ट्रोसैट थी, अब ये है दूसरी। इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रांजे पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के जो बीच में पॉइंट होते हैं, मैं 5 पॉइंट हैं, जैसे L1, L2, L3, L4, L5। L1 कहाँ पे है? 1.5 मिलियन दूरी पर है। आदित्य L1 लगभग 100 दिनों की यात्रा करेगा तब वहाँ पहुँचेगा। आदित्य L1 मिशन 5 साल तक सक्रिय रहेगा। यह अपना पूरा मिशन जीवन L1 के चारों ओर अनियमित आकार की कक्षा में परिक्रमा करते हुए बताया। मतलब L1 के चारों ओर जो कक्षा है ना, उसका आकार भी अनियमित है। ऐसा नहीं है कि वैसे होती अंडाकार कक्षा, इलिप्टिकल जिसे बोलते हैं, लेकिन इसका आकार अनियमित है। आदित्य L1 के उद्देश्य जानते हैं, इसके बारे में अच्छा डिटेल से जान लेते हैं। क्या है उद्देश्य? क्या है? सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करना। क्रोमोस्फेरिक कोरोनल तापन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन करना। मतलब जो सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य पर पृथ्वी से दिखता नहीं, सारी चीज़ें होती हैं, उसी टाइम पे केवल कोरोना दिखाई देती है। इस कोरोना से एक्सरेज भी क्या होती हैं? निकलती हैं। तो इन्हीं सब के लिए लैग्रांजे जो बिंदु होता है L1, यहाँ से सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिना सूर्य ग्रहण के लगातार देख सकते हैं। जब पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण चल रहा होता है, यहाँ से कोई सूर्य ग्रहण नहीं, यहाँ से पूरा सूरज दिखाई दे, उस टाइम पे यह अध्ययन करेगा। सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप नामक यंत्र लगे। पेलोड देख लेते हैं। पेलोड वही जानते हैं जो यंत्र होते हैं इसके साथ जाते हैं। टोटल 7 पेलोड हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, पेलोड की डिटेल मैंने हटा दी कि क्या है क्या नहीं है, नाम भी उनके अजीब होते हैं। सूर्य के बारे में जान लो। सौरमंडल में स्थित तारा है, इसी से ही सबको प्रकाश मिलता है, सबको पता है। त्रिज्या लगभग कितनी है? 6,95,000 किलोमीटर। पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है ये। मुख्य रूप से रासायनिक तत्वों हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है। हाइड्रोजन क्या होती है? हीलियम में जब नाभिकीय संलयन होता है तो हाइड्रोजन क्या होती है? 1H1, ये 2He4 में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, ऐसे कर। सूर्य का वायुमंडल 4 भागों से बना है: फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, संक्रमण क्षेत्र, कोरोना और हेलियोस्फीयर। फोटोस्फीयर कौन सी परत है? यहाँ जान लो। ये इसलिए मैंने रखा है कि यहाँ से आपको जो सौरमंडल है उसके बारे में जानकारी, सूर्य के बारे में आपको ये यहाँ से पूछा जाता है, सूर्य का कौन सा जो भाग है, कब दिखाई देता है, क्या नहीं। फोटोस्फीयर वह परत है जिसके नीचे सूर्य दृश्य प्रकाश के लिए अपारदर्शी हो जाता है। यह सूर्य की दृश्यमान सतह है। मतलब सूर्य की जो दिखाई देने वाली सतह है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर के ऊपर स्थित। अब ये फोटोस्फीयर के ऊपर है, क्रोमोस्फीयर दूसरी परत है। सौर संक्रमण क्षेत्र ऊपरी क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच सूर्य के वायुमंडल का एक क्षेत्र। तो जैसे ही आप नीचे की ओर आते जा रहे हो, ये ऊपरी सबसे नीची परत ये है, फिर ये है, फिर ये है। सूर्य का कोरोना तारे के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है सूर्य की। क्रोमोस्फीयर के ऊपर स्थित होती है। बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है ये परत। इसमें प्लाज्मा होता है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे आसानी से देखा जाता है। जैसे ठोस होता है ना, ठोस पता है पदार्थ की क्या अवस्थाएं थी? 3 थी ना, ठोस, द्रव, गैस। अब एक प्लाज्मा नई अवस्था है, तो ये होता है इसमें। हेलियोस्फीयर क्या होता है? मैग्नेटोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत है हेलियोस्फीयर। ठीक है, हेलियोस्फीयर का बुलबुला सौर हवा द्वारा लगातार फैलाया जाता है। सौर वायु आवेशित कणों की एक गैस है। सौर वायु किसे बोलते हैं? आवेशित कणों की एक गैस है, जिसे प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें कोरोना के बारे में जानो कि सूर्य ग्रहण के दौरान इसे आसानी से देखा जा सकता है। फिर विश्व नारियल दिवस पे आ जाते हैं। 2 सितंबर को मनाया गया है ये। इसे पहली बार 2009 में एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय, जो एशिया पैसिफिक नारियल समुदाय, इसके द्वारा मनाया गया था। विश्व नारियल दिवस की थीम क्या थी? नारियल ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स या लाइफ्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त में जो यूपीआई लेन देन है वो 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। एक बार करोड़ ही है, देख लेना एक बार। हाँ, ये है, देखो 1,058 करोड़ लेन देन हुए हैं। ये है, रुपए नहीं होगा। 1,000 करोड़ रुपए तो बड़ी छोटी सी चीज़ होती है, इतना तो सब्जी वाले भी कर देते हैं आजकल। ठीक है, इसको हटा देना, इसको हटा देना। प्रति माह 1,000 करोड़, हाँ 1,000 करोड़ लेन देन होगा, करोड़ रुपए का लेन देन नहीं होगा। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई नेटवर्क ने अगस्त 2023 में प्रतिमाह 1,000 करोड़ लेन देन की उपलब्धि हासिल की। रिकॉर्ड 1,058 करोड़ लेन देन संसाधित किए।
लेन देन मूल्य के संदर्भ में भी यूपीआई प्लेटफॉर्म ने अगस्त 2023 के दौरान मूल्य देखो कितना है, 15.76 लाख करोड़ रुपए का अगस्त 2023 में किया है, प्रसंस्करण करते हुए एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। तो बस इतना ही जानना है, बाकी नहीं जानना है। अगर वित्तीय वर्ष 2023 की बात करो तो इसने क्या किया, 139 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 8,376 करोड़ लेन देन हुए थे। ठीक है, जैसे आपने एक बार पेमेंट किया ना, वो एक लेन देन हो गए, ऐसे ही कितने 8,376 करोड़ लेन देन हुए। और अगर आपने एक लेन देन किया लेकिन पेमेंट आपने 100 रुपये का किया तो वो क्या हो जाएगा, 100 रुपये का लेन देन हो जाएगा। तो जैसे टोटल आपने 10 लेन देन किए तो लेन देन टोटल लेन देन कितने हो गए, 10, और 100 रुपये के किए तो कितने रुपए का टोटल लेन देन हो गया, 1,000 रुपये का। ये दो में अंतर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, समाचार में कौन से व्यक्तित्व रहे हैं, तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी का दर्जा दिया गया। ग्लोबल फाइनेंस ने श्री दास को दुनिया के 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में पहले स्थान पर रखा है। ठीक है, ध्यान रखो, दुनिया के टोटल 3 केंद्रीय बैंक गवर्नर हैं, इनकी सूची में पहले स्थान क्यों रखा है मैं बताता हूँ। देखो, आरबीआई को ना जो काम दिया गया था ना, ग्रोथ के साथ साथ आरबीआई को क्या करना था, महंगाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल। महंगाई इन्होंने लक्ष्य रखा 4+-2, ये एक आध बार तो क्रॉस हुई, वो हुई खाद्य महंगाई में, जैसे टमाटर के दाम बढ़ गए तो पूरी खाद्य महंगाई बढ़ गई, प्याज के बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन जो आपकी कोर महंगाई है उसमें नहीं है, या होलसेल महंगाई जो है उसमें नहीं बढ़ोतरी हुई, वो इन्होंने हमेशा इसके आसपास ही रहे, इसके अंदर रहे, ना कम होने दिए ना ज़्यादा होने दिए, और इसके साथ ग्रोथ भी मेंटेन रखी। जब दुनिया भर में महंगाई, अमेरिका में 12% तक चली गई थी महंगाई दर, 13%, पाकिस्तान तो मर रहा है 48%। ठीक है, कल ही का न्यूज़ था कि वहाँ पे 330 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, चीनी हो गई 200-250 रुपये, 220 के ऊपर। बताओ, ये है सिस्टम। तो यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल किया, इसलिए जब दुनिया में सारी चीज़ें हो रही हैं ये अपने पॉइंट पे हैं और बिल्कुल वहाँ से चीज़ों को ज़्यादा इधर उधर नहीं होने दी, इसलिए इनको मिला है। 2 अन्य गवर्नर कौन से हैं, स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुएन थी होंगे। तो इनका नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये तो लिख दिया कि जानकारी होती है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, फैक्ट होते हैं आपके। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड कौन जारी करता है, 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एक वार्षिक प्रकाशन है। 101 महत्वपूर्ण देशों के जो गवर्नर होते हैं, बैंक होते हैं, उन पे अपनी रिपोर्ट निकालता है। आगे चलते हैं, पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी 2024 में केरल द्वारा की जाएगी। जायद मैंने नाम बता दिया, वहाँ से आप समझ जाओगे। तो जायद चैरिटी मैराथन की उच्च आयोजन समिति ने घोषणा की है कि भारत में मैराथन का उद्घाटन संस्करण 2024 में केरल में आयोजित किया जाएगा। जायद चैरिटी मैराथन का प्रमुख खेल आयोजन, ये तो पता ही है, और इसमें जो पैसा कमाया जाएगा ना, वो क्या धर्मार्थ कार्यों में खर्च होगा, बस इतना ध्यान रखो। अब ये कब शुरू हुई, कहाँ से हुई, तो संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति थे दिवंगत शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान। नाम एक बार याद रख लोगे तो जहाँ पे भी जायद आएगा ना, जायद तलवार करता है, युद्धाभ्यास भी करते हैं, ठीक है, समझ जाओगे यूएई की बात हो रही है। इनकी विरासत के सम्मान में एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम 2001 में ये शुरू हुआ था, अबू धाबी में जायद चैरिटी मैराथन की शुरुआत हुई थी 2001 से। आपको इतना जानना है कि कौन शामिल है और कहाँ होगी इंडिया में। आगे जाते हैं, थर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। कौन है ये व्यक्ति, तो सनमुगरत्नम भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और पूर्व वरिष्ठ मंत्री हैं। भारतीय मूल के हैं, पूर्व वरिष्ठ मंत्री यहाँ के नहीं हैं, वो सिंगापुर में ही रहे हैं। सनमुगरत्नम ने 2011 के बाद सिंगापुर के पहले राष्ट्रपति चुनाव में 70% से अधिक वोट जीते हैं। दैट मीन्स 2011 के पहले कोई व्यक्ति थे जिन्होंने सिंगापुर का जनक भी माना जाता है। एक बात बताता हूँ, सिंगापुर इतनी तरक्की किया है, तो जब सिंगापुर के जो जनक है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है उनका, मोदी जी ने लिया था ली करके कुछ, ठीक है, तो इनके जनक से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि सिंगापुर की इस तरीके से वृद्धि कर रहा है, एकदम समझो खतरनाक तरीके, सिंगापुर तो हब बन गया दुनिया में। अब देशों का कोई होता है ना, तो हांगकांग और सिंगापुर किसी भी चीज़ में आगे पहले पे होते हैं ये, और इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था, आज से 20-30 साल पहले। इनसे पूछा गया कि सिंगापुर की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान किसका है, क्या लगता है आपको, इन्होंने बोला एसी का, एयर कंडीशनर। समुद्र के बीचों बीच है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है तो क्या होगा, कोई काम ही नहीं कर पाएगा, लोग आते ही नहीं थे। हमने ऑफिस बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, एसी लगवा दी, अब हर जगह दुनिया की बड़ी बड़ी हर कंपनी का ऑफिस वहाँ पे।
तो षणमुग रत्नम ने 2011 से 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है, तो काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, काफ़ी टाइम से हैं। आगे चलते हैं। सरकार ने एनसीईआरटी जो है उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। एक होता है विश्वविद्यालय, एक होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में स्वायत्ताएं होती हैं, विश्वविद्यालय में और ज़्यादा स्वायत्ताएं होती हैं, ठीक है। तो यह घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में की है। शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि बाल भवन संग्रहालय आपका अभी आया था जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में, तो जो बाल भवन है इसका जल्द ही एनसीईआरटी में विलय कर दिया जाएगा। बाल भवन एक स्वायत्त संस्थान है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में इसकी स्थापना की थी। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा क्या होता है? शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा दी गई एक मान्यता है। किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय की मान्यता विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, मतलब उनको थोड़ी स्वायत्तता दी जाती है। ये भी दिया जाता है जैसे 500 करोड़ का आप क्या करो, जो भी आपकी कमाई हुई फंड जहाँ पे भी खर्च करना चाहो, जैसे एक लैब बनानी, तो विश्वविद्यालय का जो प्रबंधन है अपने आप ये सब निर्देश ले। कौन सा कोर्स जारी किया जाए ये भी आप, उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे जाएँ ये भी विश्वविद्यालय को स्वायत्ताएँ ऐसी मिल जाती हैं। एनसीईआरटी क्या है? स्वायत्त संगठन है, बुक्स आती है, यही बुक छापता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इस टाइम पे दिनेश प्रसाद सकलानी इसके निदेशक हैं। आगे चलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन, क्योंकि इंटरनेशनल सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किया है। इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या शायद चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऐसा कुछ है, ठीक है, द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक, यही मंत्री भी है, नागरिक उड्डयन मंत्री भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन एरोस्पेस क्षेत्र में G20 की एक पहल है, तो G20 की एक पहल है और ग्वालियर में हो रहा है। आगे चलते हैं, टाइफून पे देखते हैं। चीनी अधिकारियों के अनुसार क्या है? टाइफून साओला, नाम याद रखो, साओला कहाँ? चीन में आया। लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कहाँ पे? गुआंगडोंग झुआई शहर पहुंचा, चीन पहुंचा, सीधी बात। उत्तरी गोलार्ध में 180 डिग्री और 100 डिग्री ईस्ट के बीच विकसित होते हैं। कौन से? टाइफून की बात हो रही, दैट मीन्स जो चीन सागर है वहाँ पे विकसित होते हैं टाइफून। यह विशाल घूमने वाला तूफान होता है जो हवा, बारिश और विनाश लाते हैं। हवा भी लाते हैं, बारिश और विनाश भी लाते हैं। हरिक्यून और टाइफून एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इनके सबके नाम है, कहीं हरिक्यून बोला जाता है, कहीं टाइफून, कहीं बिली, ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं। अप्रैल जून तिमाही में वास्तविक GDP 7.8% बढ़ी। इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना मैं बता रहा हूँ। पहले CSO था, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, अब इसको मर्ज कर दिया CSO प्लस NSSO को, तो ये क्या बन गया? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। तो अब इसका नाम आने लगा है। अब कहीं पे नाम रहे तो इसको ही लगाना है। अगर दो ऑप्शन है CSO NSO, तो फिर थोड़ा आंख बंद करना और भगवान का नाम लेना और जो सही लगे वो लगा देना। वैसे मैं बोलूँगा लेटेस्ट वाला लगाना NSO, ठीक है। पहले इसका नाम CSO था। तो 31 अगस्त को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है इन्होंने डेटा जारी किया और दिखाया कि 30 जून की जो समाप्त तिमाही है उसमें भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP कितना है? 7.8% की दर से बढ़ा है। अप्रैल और जून के बीच कृषि वानिकी और मछली पकड़ने की GVA में 3.5% की वृद्धि हुई है। ये GVA जानते हो? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू क्षेत्रवार होता है, जैसे आपका एक क्षेत्र है कृषि का भी एक क्षेत्र है गन्ना, तो गन्ना का GVA निकाल देंगे, ऐसे ही करके हर क्षेत्र का GVA निकाल देंगे और सबको ऐड कर देंगे तो GDP बन जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहला पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 1 सितंबर को शुरू हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में। 7 दिवसीय कार्यक्रम लेह के स्पिथुक में ओपन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में कितनी? 4 टीमें भाग ले रही हैं। आगे चलते हैं। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया। तो गवर्नमेंट ने अभी बोला है, संसद का सत्र भी बुलाया, समिति का गठन हुआ। पूर्व राष्ट्रपति अधीर रंजन चौधरी जो आपकी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, नेता विपक्ष का दर्जा तो वैसे नहीं दिया किसी को, कांग्रेस ने अपना नेता बनाया लोकसभा में, ठीक है। नेता विपक्ष का कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए तब मिलता दर्जा, मोदी गवर्नमेंट ने नहीं दिया इनको, ठीक है। तो ये इनको उस टीम में शामिल किया गया था लेकिन इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि चलती इंडिया में राजनीति थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है, हर चीज़ में विरोध करना होता है।
तो ये भी होता है, बट विपक्ष का भी होना है। बट मुझे लगता है जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हो आप रहो, उसमें रह के विरोध करो ना। जैसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी थी, तो जो स्वराज पार्टी CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, तो ये मोतीलाल नेहरू तो पुरोधा हैं कांग्रेस के, ठीक है, इन्होंने बनाई। और ये किस में, इन्होंने चुनाव में 1923 में बनाई, 1926 में चुनाव हुए, जीते, वहाँ गए, अपने विरोध को असेंबली में ले गए। तो आप किसी चीज़ में शामिल होने से मना मत करो, शामिल रहो, वहाँ पे उसकी कमियां उजागर करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरा मानना है। उनका अलग हो सकता है। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है कि इसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा दो। मैं बताता हूँ, थोड़े सी स्टोरी बताता हूँ। लोकसभा का चुनाव और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करा दें। इससे क्या होगा कि आपके एक तो पैसे की बचत, चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो एक बार में जो होना होगा हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, बार बार अलग अलग राज्यों में होते हैं तो आचार संहिता लगी होती है। आचार संहिता जब लगी होती है तो ना केंद्र कोई काम कर पाता है उस राज्य में, और ना राज्य नई योजनाएं, तो ये चल के 5-6 महीने बर्बाद हो जाते हैं ऐसे अगले उसमें, तो ये विकास का काम बाधित होता है। बड़े पैमाने पर धनबल, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब अलग अलग जगह हो रहे हैं तो इतना वो नहीं है। बड़े पैमाने पे जो आपके सुरक्षा बल होते हैं वो इधर से उधर मोबिलाइज होते हैं, यहाँ पे भी खर्चा होता है, तो वो एक बार होगा, काम खत्म हो जाएगा। प्लस नेता भी जो होते हैं ना, अब जैसे केंद्र में जो नेता है तो वो तो राज्य में हो रहा है चुनाव, वहाँ पे भी जाना है, तो नेता भी पूरे 5 साल बिजी रहते हैं, तो वो काम नहीं कर पाते। यहाँ क्या होगा, एक बार चुनाव हो गया तो वो फुर्सत हो जाए। ये तो हो गए इसके फायदे। घाटे क्या होने वाले हैं, जो राज्य के दल हैं उनको लगता है कि अभी राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं, लेकिन जब केंद्र का होगा तो उनके जो पक्ष में लहर होगी उसी में राज्य भी बह जाएंगे, और फिर इकट्ठा क्या होगा, चुनाव होगा तो इनको नुकसान हो जाएगा, जो राज्य क्षेत्रीय स्तर के दल हैं। दूसरा, इनको ये लगता है कि केंद्र के पास संसाधन ज़्यादा होते हैं, तो संसाधन एक बार में बड़े पैमाने पर खर्च होगा, उसका दोनों काम हो जाएगा, और जो राज्य स्तरीय पार्टियां होती हैं संसाधन कम होता है। ये सारा वो है। बाकी इसमें पैच है जो मैंने बताया था कि इसमें क्या करना है, पहले 2/3 बहुमत से संसद पारित करे, फिर कम से कम आधे से अधिक 50% से अधिक राज्य अपनी विधानसभाओं से पारित करें, तब ये लागू होगा। क्योंकि ये क्या है, संघात्मक संघात्मक जो ढांचा है उस पर प्रहार करेगा, तो उसके लिए क्या है, राज्यों की भी सहमति अनिवार्य है। एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना है। ये जो आपका विधि आयोग है, तो उसने अपनी 2018 में या उसके बाद शायद एक रिपोर्ट दी थी, उसमें बोला था कि आप क्या करो, राज्यों का चुनाव 2 बार करा दो। और बताता हूँ ये कैसे पॉसिबल है। तो एक बार में अभी क्या है, जिन राज्यों के 6 महीने 1 साल बचे हैं उनके अभी चुनाव करा दो, किसके साथ, जो लोकसभा का PM का चुनाव है, ठीक है, PM का चुनाव प्लस जिनका कार्यकाल 1 साल से कम बचा उनका एक साथ करा दो। दूसरा जो है 2.5 साल बाद करा दो, जिनका कार्यकाल लंबा है, तो 2.5 साल के पहले जिनका खत्म हो रहा है उनका बढ़ा दो उतना, और जिनका वो है उनका कम कर दो। तो 2 बार चुनाव होंगे तो सब आ जाएगा साथ में। इसके बाद क्या करो कि बीच में क्या होता है, कोई सरकार अल्पमत में आ गई, तो अल्पमत में आ गई, तो इसके लिए क्या उपाय करोगे, तो जब कोई अल्पमत में आ गई, तो जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा ना, अविश्वास प्रस्ताव तभी मान्य होगा जब उसके साथ एक विश्वास प्रस्ताव, जैसे आप हो, आप बोलोगे इस सरकार के खिलाफ हम हैं और इसको हम गिराना चाहते हैं, तो आपको क्या उन पार्टियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि जब विरोध में वो पार्टियां वोट देंगी तभी तो ये सरकार गिरेगी। तो जब पार्टियां विरोध में वोट दे रही तो उनको एक साथ आना पड़ेगा। तो एक अविश्वास प्रस्ताव आप लाओगे प्लस एक विश्वास प्रस्ताव भी लाओगे कि सरकार इनकी हम गिरा रहे हैं तो हम सरकार बनाएंगे, तो तुरंत वो गिरेगी और दूसरी बनेगी। तो इससे क्या होगा, चुनाव की लागत में कमी, प्रशासनिक सुरक्षा बलों में बोझ कम, सरकारी चुनावी मोड में शासन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, नीति कार्यान्वयन में बाधाओं को कम करेगा। ये हो गया। अब नुकसान क्या है, नुकसान नहीं, चुनौतियां क्या हैं कि संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, भारत के संघवाद के ढांचे को प्रभावित कर सकता है। जो संघवाद का ढांचा क्या होता है, राज्यों की अपनी शक्तियाँ, क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे होते हैं, सभी राजनीतिक दलों के बीच समझौता मुख्य बाधा होगी, ये सारा काम। अब आ जाते हैं आखिरी करंट पे, ये क्या है, डेनियल मैकगेही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी, कनाडा की हैं ये, तो ध्यान रखो, कनाडा की डेनियल मैकगेही किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर। महिला क्यों होंगी, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर ही है। बांग्लादेश में जो 2024 महिला T20 विश्व कप के लिए क्षेत्रीय क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के दौरान ये मैच खेलेंगी। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपके 2 सितंबर के भी करंट अफेयर्स समाप्त हो गए हैं। आराम से पढ़िए, डेली करंट पढ़िए, इन करंट से आपका नॉलेज बेस, धीमे धीमे मैं एक्सप्लेनेशन का दायरा बढ़ाता जाऊँगा और आप लोग भी अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए। कितना भी आप देखते होंगे कहीं पे, बड़े से बड़े देखते होंगे ना, मिलियंस वाले, वो बताते हैं, वो एक टॉपिक 8-9 मिनट का तैयार करते हैं, ये वो स्क्रीनशॉट।
हम चीज़ों को इतनी इतनी जगह से जोड़ देंगे, बस वही है कि समय का थोड़ा रहता है कि कम टाइम में पूरा करना, धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे। आप लोग अपना दिखाइए, इंटरेस्ट दिखाइए, चीज़ें दिखाइए, तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, फिर आप देखोगे एक ही जगह सब कुछ मिल गया। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहो। धन्यवाद।